देखिए जुलाई 2024 से B2C सेल्स इनवॉइसिंग से रिलेटेड दो बदलाव हुए हैं जो सारे उन लोगों को पता होने चाहिए जो जीएसटी से संबंधित कोई काम करते हैं, अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन, टैक्स कंसल्टेंट, है ना। तो ये दोनों बदलावों पे आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस क्लास में। तो ध्यान से देखिएगा, B2C सेल बिलिंग में या B2C इनवॉइसिंग में दो बदलाव हुए हैं जो आपको अब से ध्यान में रखने हैं। पहला जो बदलाव हुआ है वो B2C लार्ज, जिसे हम B2C L कहते हैं, है ना। B2C लार्ज इनवॉइसेस की जो लिमिट है उसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। तो अब एक B2C लार्ज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखिए बेसिकली सप्लाई जब हम किसी को करते हैं, सेल जब हम किसी को करते हैं, तो सप्लाई दो प्रकार की होती है। जब कोई व्यापारी जीएसटी में रेगुलर स्कीम में सप्लाई करेगा तो सप्लाई दो प्रकार की होगी। अगर वो रजिस्टर्ड पार्टियों को सप्लाई करेगा तो वो B2B कहलाएगी, और अगर वो अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को सप्लाई करेगा तो उसे हम बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर कहेंगे, B2C कहेंगे। अब B2C को वापस दो कैटेगरी में बांटा जाता है, B2C लार्ज और B2C स्मॉल। अब सर ये लार्ज और स्मॉल का क्या कंसेप्ट और क्यों इसे कंसेप्ट को हमने बांटा हुआ है वो मैं ये बता दूं कि जब आप GSTR 1 भरते हो तो GSTR 1 में आपको B2C लार्ज वाली जो सप्लाईज होती है वो इनवॉइस वाइज अपलोड करना पड़ता है डेटा। एक एक इनवॉइस, मान लो पूरे महीने भर में आपके 15 इनवॉइस है तो इनवॉइस वाइज डिटेल चढ़ती है। जबकि B2C स्मॉल में आपको समरी डिटेल डालनी पड़ती है, यानी टोटल करके रेट वाइज और स्टेट वाइज टोटल करके समरी डिटेल्स डालनी पड़ती है, यानी बिल बाई बिल नहीं डालना पड़ता है। जितने भी B2C स्मॉल सप्लाईज हुई होती है उन सबकी टोटल करके आपको टोटल फिगर डालना होता है GSTR 1 में। तो GSTR 1 के नजरिए से हम B2B और B2C लार्ज और B2C स्मॉल की बात करें तो B2B में भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ती है। चलो B2B में तो हमें समझ में आता है कि सामने वाले रेसिपिएंट को इनपुट लेनी है, तो आप उसको इनपुट तभी मिलेगी जब आप उसका GST नंबर और उसका वो बिल का पूरा डिटेल इंडिविजुअली डालोगे। लेकिन B2C लार्ज में भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ती है और B2C स्मॉल में आपको टोटल करके डालना होता है, तो इनवॉइस वाइज नहीं डालना होता है। अच्छा, इसकी जो लिमिट थी B2C लार्ज की, वो देखिए B2C लार्ज होता है क्या ये भी समझिए आप। अगर आप एक तो B2C में सप्लाई कर रहे हो, यानी अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की, अगर आपने वो अदर स्टेट में सप्लाई की, अपने राज्य को छोड़ के दूसरे स्टेट में सप्लाई की, और अगर आपकी सप्लाई की वैल्यू यानी वो बिल की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा थी तो फिर वो B2C लार्ज माना जाता था। पहले ये नियम याद रखिएगा, 2.5 लाख से ऊपर के दूसरे राज्यों में की गई B2C सप्लाई को B2C लार्ज माना जाता था, और ऐसे सारे बिलों को आपको एक एक करके चढ़ाना होता था GSTR 1 में, इनवॉइस वाइज अपलोड करना पड़ता था। अब इस लिमिट को चेंज कर दिया और इसको अब 2.5 लाख से आप याद रखिएगा अब 1 लाख कर दिया, यानी 1 लाख रुपए से ऊपर के सारे इनवॉइसेस जो B2C में हो उसको आपको B2C लार्ज मानना पड़ेगा और आपको उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी GSTR 1 में। यानी अब आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट ने इस वैल्यू को रिड्यूस किया है, जो पहले 2.5 लाख थी वो अब 1 लाख कर दी। याद रखिएगा, अब से नई डेफिनेशन या नई आपको जो परिभाषा समझनी है B2C लार्ज की, वो ये मानना है कि B2C लार्ज क्या होता है, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, है ना, इन अदर स्टेट, अपने स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में, मोर देन 1 लाख रुपीज। याद रखिएगा वो B2C लार्ज कहलाएगी। अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को दूसरे राज्यों में की गई सप्लाई इंडिविजुअल बिल की वैल्यू अगर 1 लाख से ज्यादा है तो B2C लार्ज कहलाएगी, और वो GSTR 1 में आपको बिल बाई बिल अपलोड करना पड़ेगा डेटा। तो ये एक नियम है जो जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हो गया है, याद रखिएगा। अब से आप जो रिटर्न भरोगे, जो ये जुलाई में रिटर्न भरा गया 11 जुलाई को, उसमें B2C लार्ज की डेफिनेशन में नई डेफिनेशन को लिया गया, याद रखिएगा। तो नई डेफिनेशन अब 2.5 लाख नहीं मानकर, अब तक हम बच्चों को क्या पढ़ाते थे, 2.5 लाख, अब से हमें इसको 1 लाख बताना पड़ेगा कि व्हाट इज B2CL, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन अदर स्टेट मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड B2C लार्ज, और बाकी सारी B2C सप्लाई को हम स्मॉल मानते हैं। याद रखिए, क्लियर। ये था पहला रूल जो आपको जुलाई से एप्लीकेबल हो चुका है।
अब बात करते हैं B2C सप्लाई में दूसरे रूल की। तो देखिए दूसरा रूल जो था उसको समझना है बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट से। आप लोगों ने, अगर आप जीएसटी जानकार हो तो आपको पता होगा बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हाट इज बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट? अब देखिए बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो सप्लायर, जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है वो है राजस्थान का। मान लो सप्लायर का नाम है मिस्टर ए और ये है राजस्थान से, ठीक है। मान लो इसको जो ऑर्डर दिया है जिसने, वो है मिस्टर बी, और मान लो मिस्टर बी जो है वो रेसिपिएंट है एक तरह से, जिसने ऑर्डर दिया है, और मिस्टर बी मान लो गुजरात से, याद रखिएगा। और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि आप कोई वस्तु मुझे भेजिए, मतलब मेरे नाम से बिलिंग करिए। गुजरात की पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान की पार्टी जब गुजरात की पार्टी को बिलिंग करेगी तो आईजीएसटी जोड़ेगी वो बिल में। तो मान लो यहाँ 10 लाख रुपए की वैल्यू की बिलिंग है, समझिएगा आप, तो उस पर आपका आईजीएसटी जुड़ने वाला है। मान लो आईजीएसटी की रेट 12% है, तो 10 लाख का 12% 1,20,000 होता है, यानी टोटल बिल आपका 11,20,000 रुपए का बनाया जाएगा। और इस बिल में बिलिंग जिस पार्टी को हो रही है, अब नियम क्या कहता है, बिलिंग वाली जो पार्टी होती है, जिस पार्टी को हम क्या करते हैं, बिलिंग करते हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि गुजरात की उस पार्टी ने बोला राजस्थान की पार्टी को कि आप है ना इस लोकेशन पर, जो कि सी की लोकेशन, ठीक है, आपको उस लोकेशन पर माल भेजना है, यानी गुड्स का जो मूवमेंट करना है। भाई बिल मेरे नाम से बनाओ और मूवमेंट मैं बताता हूं वहां करिए। तो मूवमेंट, मान लो मूवमेंट वाली जो जगह है इंदौर, यानी मध्य प्रदेश, एमपी। तो आप देखिए राजस्थान की पार्टी क्या करेगी, गुजरात की पार्टी के कहने पर गुड्स का मूवमेंट कहां के लिए करने वाली है, मध्य प्रदेश के लिए करने वाली, ठीक है, ये गुड्स का मूवमेंट। और बिल किसको बनाने वाली है? तो यहां पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है जहां पर रेसिपिएंट के कहने पर या एक खरीदार के कहने पर हम बिलिंग तो उसको करते हैं और शिपिंग कहीं और करते हैं, तो इसे बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट। तो आपने शिपिंग वहां की, अब उनका और उनके बीच का मैटर है कि वो आपस में बिलिंग करे, वो उसको बिल बनाकर भेजे। लेकिन आपको उसने बोला कि भैया बिल मेरे नाम पे बना ले, मेरे एड्रेस पे बना ले और माल तू यहाँ भेज दे। तो आप ऐसे केस में क्या करते हो, बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट में माल वहां भिजवा देते हो, ईवे बिल वहां, ईवे बिल में आप बता देते हो बिल टू तो गुजरात वाली पार्टी और शिपिंग टू में मध्य प्रदेश वाली पार्टी, और आप बिल बनाकर, ईवे बिल बनाकर माल उधर भेज देते हो और बिल उसको बनाते हो। और मान लो ये गुजरात की पार्टी, तो आप यहाँ आईजीएसटी जोड़ रहे हो। सोचो ये खुद भी राजस्थान की पार्टी होता है रेसिपी, तो आप उसमें बिल में सीजीएसटी एचजीएसटी जोड़ते हैं, भले ही माल आपका एमपी में जाता है। अब इस नियम में भी बदलाव हुआ है, याद रखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट, देखिए ऑब्वियस सी बात है, इस नियम में प्लेस ऑफ सप्लाई जो माना जाता है, अब तक जो माना जाता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो माना जाता है वो बिलिंग एड्रेस को माना जाता है हमेशा। किसको माना जाता है? याद रखिएगा, बिलिंग एड्रेस। तो बिल जिस पार्टी के नाम पे बन रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और जीएसटी हमेशा उस अकॉर्डिंग लगेगा। अगर ये पार्टी सोचो गुजरात की नहीं होकर कहां की होती, राजस्थान की होती, याद रखिएगा। देखिए मैं यहां से इसको अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इस मैटर को, कि भैया खरीदने वाली पार्टी जिसने आपको बोला कि भाई आप बिल भी मेरे नाम पे बनाइए, वो पार्टी कहां की है? ये पार्टी भी मान लो राजस्थान की, तो आप बिल भी राजस्थान की पार्टी को बना रहे हो, माल कहां बेच रहे हो? मध्य प्रदेश। तो यहां पर फिर बिल में आप क्या जोड़ते हो? सीजीएसटी 6% और एचजीएसटी 6%, राइट? एचजीएसटी 6%, ध्यान देना ये 6% हो जाता। पर अब नियम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब याद रखिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है सर, बताइए, मैं बताता हूं। अगर B2B सप्लाई है, क्या है? अगर B2B सप्लाई है, याद रखिएगा ये B2B में होने वाला है।
अगर ये सप्लाई B2B में है, यानी जिस पार्टी को आप बिल बना के दे रहे हो वो भी एक रजिस्टर्ड पार्टी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा बिलिंग एड्रेस होगा, जो कि अभी भी यही होता है और आगे भी यही होगा। B2B में हमेशा बिलिंग एड्रेस पर के हिसाब से आपको बिल बनाना है। तो बिलिंग एड्रेस वो अगर आप ही के स्टेट में है तो आप CGST SGST जोड़ोगे, और बिलिंग स्टेट अगर दूसरे राज्य में है तो आप IGST जोड़ोगे। मूवमेंट भले कहीं भी हो रहा है, मूवमेंट मैटर नहीं करेगा अगर B2B सप्लाई है तो। लेकिन देखिए इसमें नियम में बदलाव हुआ है, याद रखिएगा। ये नया नियम जो आया है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, याद रखिएगा। अब आप याद रखिएगा B2C सप्लाई में क्या होने वाला है। जैसे देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये सप्लायर, ये रेसिपिएंट, और यहां मैं लिख रहा हूं बिलिंग एड्रेस, और ये जहां पर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये शिपिंग एड्रेस। रेसिपिएंट के बोलने पे आप यहां भेजने वाले हो माल। मान लो ये राजस्थान है, बिलिंग एड्रेस भी राजस्थान है, शिपिंग एड्रेस आपका गुजरात है, याद रखिए, ठीक है। गुड्स आप इधर भेजने वाले, बिल आप इसको बनाओगे, ये बिलिंग, बिल टू, और ये शिप टू, ठीक है। अब B2C सप्लाई में एक रूल बना है, नया नियम आ गया है, याद रखिएगा। अभी तक क्या होता था, बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते थे अपन, बिलिंग एड्रेस, ठीक है। ऊपर जो मैंने बताया, अगर B2B सप्लाई है तो बिलिंग एड्रेस, लेकिन यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई शिपिंग एड्रेस होगा, याद रखिएगा। क्या होगा, शिपिंग एड्रेस होगा। अगर B2C सप्लाई है, याद रखिएगा, अगर आप बिल किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को बना रहे हो, बिल किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को बना रहे हो, तो फिर बिलिंग एड्रेस मैटर नहीं करेगा, शिपिंग एड्रेस मैटर करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वो। और शिपिंग एड्रेस यहां पर क्या है, गुजरात, तो आप बिल में कौन सा टैक्स जोड़ोगे, IGST लगाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे B2B सप्लाई किया आपने तो बिल में सेम केस है, तो B2B में है तो बिल में हमेशा CGST SGST और SGST का कॉम्बो लगने वाला, क्योंकि आपका बिल जो बन रहा है वो राजस्थान की पार्टी को बन रहा है। लेकिन B2C कॉन्सेप्ट में बदलाव हुआ है, हमेशा बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट में अगर B2C सप्लाई हो रही है तो शिपिंग एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये नया नियम है, जुलाई 2024 से लागू हुआ है, याद रखिएगा। तो आज के जो दोनों नए अपडेट है वो मैंने आपको B2C सप्लाई के एवज में बताए, यानी B2C लार्ज की लिमिट को 2.5 लाख से घटा के 1 लाख कर दिया गया है, और B2C सप्लाई में अगर बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट है तो शिपिंग एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, याद रखिए, क्लियर। और बिल आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये है नए अपडेट्स जो कि B2C सप्लाई के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने बदलाव किए। ओके, थैंक यू सो मच।